Hello students, class 8th. Once again I am teaching you industry chapter 5. Once again I am revising the whole chapter for you so that who are listening in YouTube, I hope you will able to understand some points of the chapter which earlier you are unable to understand. Have you ever given a thought to the fact, क्या आपने कभी विचार किया है दैट द नोटबुक यू यूज, वो नोटबुक जो आप लिखने के लिए यूज करते हैं, कम्स टू यू, आपके पास आती है आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक लंबे मैन्युफैक्चरिंग की जो बनाने की प्रक्रिया है, लंबे प्रोसेस के बाद आपके पास आती है. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ट्री, जो इसकी लाइफ शुरू हुई है पेपर बनने की वो ट्री से हुई है एज अ पार्ट ऑफ ट्री. इट वॉज कट डाउन, इसे काटा गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू पल्प, और इसके बाद पेड़ को काट के इसका पल्प बनाया गया मिल में, और द वुड ऑफ ट्री, और जो वुड था ट्री से उसको फिर वुड पल्प में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया गया. पल्प बनाने के बाद फिर जो वुड पल्प था उसमें केमिकल मिक्स करके फाइनली पेपर बना दिया हमने मशीनों की मदद से. बेसिकली बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, उसके बाद पल्प बनाया जाता है, पल्प बनाने के बाद उसमें केमिकल मिक्स किया जाता है और उसके बाद आपका वो पेपर बन जाता है. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेस वेयर इंक मेड, ये पेपर वहाँ बनते हैं, पाए जाते हैं जहाँ पर प्रेस में इंक मेड, जहाँ पर इंक बनती है फॉर केमिकल्स, वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेज. द पेजेज वेयर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक. उसके बाद ये जो पेपर है उसको क्या किया गया, नोटबुक के फॉर्म में बाउंड किया गया और फिर पैक्ड करके एंड देन सेंड टू मार्केट में भेजा गया बेचने के लिए. फाइनली इच रीच टू योर हैंड, और अंत में वो आपके हाथों में है. सेकेंडरी एक्टिविटी की अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में मैंने बताया था आपको, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, डेयरी है, हंटिंग है. प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं डिफॉरेस्टेशन है. मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं या सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं और उनको ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं लोगों के लिए. एज यू हैव सीन, जैसा कि हमने पल्प अगर देखा हो, वह चेंज पल्प आके, पल्प तो हमने देखा नहीं है लेकिन पेड़ों को काट के पल्प बनाया जाता है, उसके बाद केमिकल डाल के जो अगर हम पेपर में कन्वर्ट करते हैं और जो पेपर होता है वो फिर फाइनली एक एक पेपर जुड़ के क्या बन जाती है, नोटबुक बन जाती है. उसमें पिन लगी होती है बीच में, उन पिनों के द्वारा अलग अलग पेजों को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं और नोटबुक में बदल देते हैं. दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि दो स्टेजेस मानी जाती हैं. पेपर जो है पल्प से बनता है और जो क्लोथ है, क्लोथ कॉटन से बनता है, वेविंग किया जाता है कॉटन्स को. हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम, और ईच जो स्टेजेज हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन दिस वे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है हैज मोर वैल्यू, इनकी ज़्यादा वैल्यू होती है और यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल इज मेड फ्रॉम. इंडस्ट्री को अगर हम बात करें, इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्री जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिफर्स करती है दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की और कंसर्न करती है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इससे हम मिनरल्स निकालते हैं, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है हमारे पास, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, सर्विस सेवा प्रोवाइड करती है. जो अगर हम इन इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करें, इफ़ वी क्लासिफाइड दिस इंडस्ट्री, तो कई बेसिस पर हम इंडस्ट्री को क्लासिफाइड कर सकते हैं. जैसे अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, जो कच्चा पदार्थ है, अब एक इंडस्ट्री के लिए कच्चा पदार्थ क्या हो सकता है, इंडस्ट्री में भी एग्रो वेस्ट, एग्रो वेस्ट उन्हें कहते हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है. जो इंडस्ट्री जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर मिल्स होती हैं,
और मस्टर्ड है और वीट है। तो जो इंडस्ट्री एग्रो बेस होती है, एग्रो बेस हो सकती है वो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है, जैसे बिस्किट है, जहाँ बिस्किट्स बनते हैं डेफिनेटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। कॉटन है, शुगर केन है, जूट है आपका, टी है आपका, कॉफ़ी है, सिल्क है। तो मैनी ऑफ देम आर मिनरल्स बेस होती है। मिनरल जो रॉ मटेरियल है, आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कई सारी इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स हैं उन पे डिपेंड होती हैं। ये बॉक्साइड है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, माइका है, ये सारी मिनरल्स बेस इंडस्ट्रीज होती हैं। और मैरीन बेस इंडस्ट्रीज होती हैं इसके साथ साथ, जो समुद्र के जीव जंतु होते हैं उस पर आधारित। और फॉरेस्ट बेस होती हैं, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड होती हैं। रॉ मटेरियल देज एग्रो बेस इंडस्ट्री जो होती है उसमें क्या होता है, प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। प्लांट को यूज किया जाता है उसमें, और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एनिमल के काम आते हैं फोडर के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में जानवरों को फोडर दिया जाता है। फूड प्रोसेसिंग जो है, वेजिटेबल ऑयल है आपकी, कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट्स है और लेदर इंडस्ट्रीज है। तो बहुत सारी हम देखते हैं जो वेजिटेबल ऑयल है और कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और लेदर है, यानी चमड़ा उद्योग एग्रोवेस इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। ऐसे अगर हम मिनरल बेस इंडस्ट्रीज को देखें, जो मिनरल बेस इंडस्ट्रीज होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज में मानी जाती हैं, दैट यूज मिनरल्स, जो मिनरल्स हम यूज करते हैं और एज देयर रॉ मटेरियल के रूप में। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट होते हैं इस इंडस्ट्री के, जो प्रोडक्ट हैं, फीड अदर इंडस्ट्री को फीड करते हैं। आयरन मेड जो है, जो आयरन लोहे से बनी चीजें हैं, आयरन ओर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। बहुत सारे आयरन के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और ऐसे आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। और कई सारे मैन्युफैक्चर की जाती हैं चीज़ों को, जैसे हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसमें आयरन का यूज किया जाता है। और बिल्डिंग्स बनाई जाती है उसमें भी आयरन का यूज होता है। और रेलवे को, जो रेलवे के पहिए होते हैं उसमें भी। तो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी से हमें मिलते हैं चीज़ों मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में। एंड ओशियंस जो हैं एज रॉ मटेरियल के रूप में। इंडस्ट्री जो है प्रोसेसिंग सी फूड, जो सी फूड है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे फिश ऑयल है, मछली का तेल बनाते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उस पर आधारित उद्योग भी होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सी एंड ओशियन, सी और ओशियन को हम रॉ मटेरियल कैसे मान सकते हैं, इंडस्ट्री जो क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है जो सी फूड है, समुद्र का जो भोजन है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे मछली का तेल उत्पादन किया जाता है। और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस यूटिलाइज किए जाते हैं रॉ मटेरियल के रूप में। इंडस्ट्री एसोसिएट विद फॉरेस्ट, और ये इंडस्ट्री जो है जो फॉरेस्ट पे एसोसिएट होती है, आर पल्प, वो क्या बने जाते हैं, पल्प होते हैं। पल्प में केमिकल डाल के हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। जो फार्मास्यूटिकल होते हैं, फर्नीचर है और बिल्डिंग। फार्मास्यूटिकल हम कह सकते हैं बहुत सारी दवाएं जो बनती हैं, फर्नीचर हम बनाते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं फॉरेस्ट से। अगर हम साइज की बात करें, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे जो नंबर ऑफ पीपल है एम्प्लॉयड, एंड वॉल्यूम ऑफ जो प्रोडक्शंस है बेस ऑन साइज के आधार पर इंडस्ट्री को हम क्लासिफाइड करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी होती हैं और कुछ इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है। क्लासिफाइड
स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो हैं आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर, जहाँ पर प्रोडक्ट जो होते हैं मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं बाय हैंड बाय द आर्टिशियन। बास्केट है जैसे वेबिंग बास्केट, टोकरियाँ बनाना, पोट्री मिट्टी के बर्तन बनाना और अदर हाथ से बने हुए हैंडीक्राफ्ट बनाना एग्जाम्पल है कॉटेज इंडस्ट्री के। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं यूज लेसर अमाउंट, वो क्या करते हैं लेसर अमाउंट यूज किए जाते हैं कैपिटल से और टेक्नोलॉजी में एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें हम ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, हमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है और टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। और जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी भी बड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें पावर चाहिए इसको चलाने के लिए। सिल्क वेविंग की अगर हम बात करें जो रेशम है एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं। प्रोडक्शंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, अगर हम ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन की बात करें एंड हैवी मशीनरी की बात करें आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो। और इसी तरह से अगर हम ओनरशिप की बात करते हैं इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्री को हम ओनरशिप के आधार पर अगर हम क्लासिफाइड करें तो हमको प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेगा, ओन और पब्लिक सेक्टर मिलेगा और ज्वाइंट सेक्टर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती हैं जो ओन एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल, किसी की पर्सनल होती है। जैसे टाटा इंडस्ट्री है वो पर्सनल है किसी की, बजाज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये किसी की पर्सनल है, ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। और इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में किसी की इंडिविजुअल हो सकती है, किसी ग्रुप का भी हो सकता है वो, लेकिन प्राइवेट में ही माना जाएगा, वो प्राइवेट हुआ वो। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट चलाती है, जिन्हें सरकार की होती है, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है हमारा, वाटर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा, तो ये जितने डिपार्टमेंट है ये सब गवर्नमेंट है। सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें। ज्वाइंट सेक्टर्स की अगर हम बात करें इंडस्ट्री, जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री हैं आर ओन एंड ऑपरेट बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल के द्वारा होती हैं। जो ज्वाइंट सेक्टर है जिसमें स्टेट और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ज्वाइंट सेक्टर में काम करते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है वो एक ज्वाइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं। इंडिविजुअल भी काम करेगा या इंडिविजुअल या ग्रुप में होगा वो। प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, या तो खुद का होगा वो या तो ग्रुप का होगा वो कहेंगे उसको प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर उसे कहेंगे जो गवर्नमेंट चलाती है, जो उद्योग। और अब आते हैं ज्वाइंट सेक्टर में। ज्वाइंट सेक्टर में स्टेट और इंडिविजुअली दोनों काम करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर कौन होते हैं? अब कोऑपरेटिव सेक्टर उन्हें बोलते हैं इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर के द्वारा जो ऑपरेट किए जाते हैं और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं। वर्क आज बोथ आनंद मिल यूनियन लिमिटेड जो है एंड सुधा डेयरी, ये क्या है, एक कोऑपरेटिव सेक्टर्स की वेंचर्स के सफलता की कहानी को बताता है। अब अगर हम ये कहें कि हमने इंडस्ट्री को साइज के आधार पे या ओनर साइज के आधार पे, तो मैंने बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज भी होती हैं, कुटीर उद्योग जिसे बोलते हैं, जो घर के अंदर जैसे मोमबत्ती बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, पापड़ बनाना है, अचार बनाना, ये सारे उद्योग शामिल होते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में। उसमें कम कैपिटल की आवश्यकता होती है हमें। ऐसे ही ओनरशिप के आधार पे देखें तो हम देखेंगे इसमें इंडिविजुअल होता है या ओनरशिप के आधार पर होता है, इंडिविजुअल या ग्रुप में होता है, या पब्लिक होता है, पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, और एक जॉइंट सेक्टर है और एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, जिसमें आनंद मिल्क है यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी ये जॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आते हैं, सहकारिता जिसे बोलते हैं। फैक्टर आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं
जो एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। लोकेशंस में हम देखें किसी जगह पर कोई इंडस्ट्री अगर हमें इस्टेब्लिश करनी है तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, वहां पर किस बेसिस पर कहीं पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन, वो फैक्टर हैं जो किसी जगह पर लोकेशंस को अफेक्ट डालते हैं, किस जगह किस बेसिस पर कोई इंडस्ट्री हम कहीं पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर वहां पर हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, रॉ मटेरियल के रूप में अगर हमें वहाँ आयरन अवेलेबल है, कॉपर, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, जो भी रॉ मटेरियल्स मिनरल्स हैं अगर वो अवेलेबल हैं, लैंड अगर वहाँ पर अच्छी है, इट मीन्स रोड से कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वाटर है, लेबर है अवेलेबल वहाँ पर, पावर बिजली है, कैपिटल है, और ट्रांसपोर्ट और मार्केट, नियर बाई मार्केट होना जरूरी है। तो इंडस्ट्री वहीं पर इस्टेब्लिश होगी जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है। रॉ मटेरियल होने के साथ हमें वहाँ पर सस्ते स्किल्ड लेबर मिल जाए, चीफ और स्किल्ड लेबर मिल जाए हमें वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, वाटर अवेलेबल हो। इन बेसिस पर हम किसी जगह पर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं। तो हम देखते हैं सम ऑल ऑफ दिस फैक्टर आर इजीली अवेलेबल होते हैं। वहां पर गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक सब्सिडी, गवर्नमेंट का मेन एम होता है अगर हम इंडस्ट्री को बढ़ावा दें तो गवर्नमेंट सब्सिडी कम रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, कम चार्ज करती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहता है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्री में भी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया, और इंडस्ट्री को हम बैकवर्ड एरिया में भी क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है औद्योगिकरण ऑफन लेड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज। ऐसे अगर हम इंडस्ट्रियल सिस्टम की अगर हम बात करें, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। जो औद्योगिक सिस्टम है कंसिस्ट, जो इनपुट इसमें हम लगाते हैं, प्रोसेस जो चलती है, और आउटपुट है। एक तो इनपुट होगा, इनपुट के रूप में हमने क्या किया, वहां पर इंडस्ट्री डेवलप करी और वहां पर टेक्नोलॉजी लगाई, मशीनों का यूज किया, फिर वहां पर उत्पादन होने लगा, प्रोडक्शंस होने लगा, वो क्या होगा, प्रोसेस होगी, और उसका जो नियर बाई मार्केट में सामान आएगा वो बिक्री होगी, वो आउटपुट कहलाएगा। तो बेसिकली इनपुट है, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट होगा। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल्स। जो इनपुट है वो रॉ मटेरियल्स हैं, लेबर हैं, और कॉस्ट ऑफ लैंड है, और ट्रांसपोर्ट है, पावर है। ये इनपुट हैं सारी चीजें, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, नियर बाई मार्केट कितनी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस में हम कहते हैं, प्रोसेस क्या हुई, इंक्लूडिंग वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। जैसे हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था, इनपुट के रूप में ट्रैक्टरों को, हाइल्डिंग वैरायटी सीड को, और केमिकल्स जो हम यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, वो इनपुट में था। और प्रोसेस चल रही थी, जब वो ग्रोथ हो रही थी, हम उसको टाइम टू टाइम दवा डाल रहे थे, वो प्रोसेस था। उसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, क्रॉप्स के रूप में उसका आउटपुट मिल रहा है। ऐसे ही इंडस्ट्री में भी होता है, इनपुट हम लगाते हैं, लैंड है, लेबर है, मटेरियल्स हैं, वाटर, ट्रांसपोर्ट है, सारे क्या है, इनपुट है। फिर प्रोसेस चलता है, उसके बाद क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है उसका। तो प्रोसेस जो होती है इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी जो की जाती है, जिसमें रॉ मटेरियल को तैयार सामान, फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट। आउटपुट क्या है, अंतिम उत्पादक हैं, वो आउटपुट कहलाएगा। और इनकम जो है, एक तो प्रोडक्शन हुआ, फिनिश गुड, सामान तैयार है, दूसरा उससे जो इनकम आ रही है वो आउटपुट कहलाएगा। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, द इनपुट जो होता है मे बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये भी इनपुट है, कॉटन हो गया। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर हम एग्जांपल लें, कॉटन और ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट, वो इनपुट है। और ग्राइंडिंग, स्पाइनिंग, वेविंग वो उसकी प्रोसेस है, डाइंग और प्रिंटिंग। और जो आउटपुट है उसका, जो कमीज तैयार हो गई है, वो क्या है, उसका आउटपुट है, या उसका जो एडवांटेज है वो उसका आपका आउटपुट हो गया।
ऐसे ही अगर हम इंडस्ट्रियल रीजन की अगर हम बात करें, जो इंडस्ट्रियल रीजन है, इमर्ज्ड व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जहां पर कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं लोकेट क्लोज, उन जगहों से नजदीक होते हैं, ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस, उनको बेनिफिट होता है नजदीक का, क्लोजनेस। मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन है संसार के, ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन अगर हम देखें, टेंड्स टू बी लोकेट इन द टेम्परेचर एरियाज नियर सी पोर्ट्स में और स्पेशली नियर कोल फील्ड में होते हैं। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन, जो इंडिया है इसके क्या है, कई सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि मुंबई, पुणे, क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु, इन रीजन में झुंडे है, क्लस्टर है, समूह है पूरा, जहां पर इंडस्ट्री कई सारी इंडस्ट्रियां लोकेटेड है। वहां पर आसानी से पोर्ट अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और नियर बाई मार्केट अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन में रेल ट्रांसपोर्ट के द्वारा आसानी से जो तैयार सामान है वो दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। जैसे यहाँ पर बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है, और विशाखापट्टनम है, और गुंटूर बड़ी फेमस जगह है गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड कोल्लम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर माने जाते हैं। अब ऐसे ही अगर हम देखें इंडस्ट्रियल डिजास्टर की अगर हम बात करते हैं, हम अक्सर जानते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में, लेटर ऑन वी विल स्टडी की, जो हमने देखा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक जो पॉइजनस गैस है वो लीक हुई थी, जिसके कारण वहाँ कई सारे लोग मारे गए थे। तो इंडस्ट्री से हम देखते हैं कि कई बार इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें मेजर इंडस्ट्री का, द वर्ड मेजर इंडस्ट्री जो है मुख्य उद्योग वो है आयरन, स्टील इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, आयरन और स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ओल्डर इंडस्ट्री हैं, वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी जिसे हम कहेंगे। आज की डेट में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमें एकदम से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक उभरता हुआ, इमर्जिंग कहते हैं, उभरता हुआ जिसको मतलब अभी आगे बढ़ रहा है, जिसकी ग्रोथ हो रही है। कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी। और वो कंट्रियां जिसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है लोकेटेड है, जैसे जर्मनी में, यूएसए, चाइना और जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है इंडिया में कंसंट्रेट है, जैसे हांगकांग है, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में। जो मेजर हब्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री आर सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कही जाती है कैलिफोर्निया को, और बेंगलोर को। दो जगहों को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, एक है कैलिफोर्निया और दूसरी है बेंगलुरु। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, लाइक अदर इंडस्ट्री की तरह आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है इंडिया में टू कॉम्प्राइजेज वेरियस जो इनपुट्स हैं, प्रोसेस एंड इनपुट्स की अगर हम बात करें, दिस इज ए फेडर इंडस्ट्री मानी जाती है, हुज प्रोडक्ट आर यूज एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं अदर इंडस्ट्री के लिए। जो अदर इंडस्ट्री के लिए हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, इसमें अगर हम इनपुट्स देखें इंडस्ट्री का, इंक्लूड जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि आयरन ओर है, किसी का इंडस्ट्री में जैसे हम इंडस्ट्री है, जैसे उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में जो यूज कर रहे हैं, आयरन ओर है, कोल है और चूना पत्थर है, अलॉन्ग विथ लेबर है, कैपिटल्स है, साइट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। जो प्रोसेस चलती है इसमें कन्वर्टिंग आयरन, उसमें आयरन ओर को हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं। और कई सारी स्टेजेज इसकी होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल इज पुट, रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में यूज किया जाता है, वेयर इट अंडरगोज,
से मेल्टिंग किया जाता है, इसको पिघलाया जाता है और उसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है, छाना जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील, और जो आउटपुट निकलता है ऑब्टेन वो स्टील है, विच मे बी यूज बाई अदर इंडस्ट्री, जो अदर इंडस्ट्री के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अगर हम स्टील की बात करें, स्टील इज टफ, जो स्टील है वो काफ़ी टफ होता है एंड इट कैन इजीली बी सेव्ड, और स्टील की एक खासियत क्या है, ये आसानी से इसको आकार दिया जा सकता है, काटा जा सकता है और इसके वायर भी बनाए जा सकते हैं। जो स्पेशल एलॉयज होते हैं, एलॉयज किसे बोलते हैं, जो दो मिनरल्स को मिला के एक दो मिनरल्स को मिला के मिक्सअप किया जाता है, उसको एलॉय बोलते हैं, जिसमें दो मिनरल्स को मिक्स करते हैं, मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल्स को, फिर एलॉय बनाया जाता है। एलॉय गिव स्टील, एलॉय क्या करता है, स्टील को अनयूजुअल हार्डनेस देता है, टफनेस देता है और एबिलिटी रेसिस्ट करने की, रस्ट करने की एबिलिटी देता है। जैसे ऊपर ये कहता है कि जो अगर हमें स्टील, लाइमस्टोन और हमें 1 टन स्टील बनाना है तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन हमें लोहा चाहिए और 1 टन हमें चूना चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। तो तब जाके हम क्या बनेगा, 1 टन स्टील बनेगा। 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें 8 टन कोयला चाहिए, कोयले की मात्रा इतनी ज़्यादा चाहिए, 4 टन हमें आयरन का ओर चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में और 1 टन हमें चूना पत्थर भी चाहिए, अगर हमें 1 टन क्या बनाना है, स्टील बनाना है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि 1 या 2 मिनरल्स को अगर हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो उससे क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। स्टील की अगर हम बात करते हैं, स्टील इज ऑफन कॉल, स्टील को एक बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील, हर कुछ जो हम आइदर आयरन और स्टील से बनाते हैं, हैज बीन मेड विद टूल्स से बने हैं और मशीनरी के द्वारा। दीज मैटर्स, शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स जो हैं एंड ऑटोज हैं वो मेड लार्जली ऑफ स्टील, स्टील के बने। इवन द सेफ्टी पिन्स, यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन है और एंड द जो नीडल्स है यू यूज आर मेड, वो स्टील की बनी होती है। ऑयल वेल, जो ऑयल के कुएं होते हैं वो ड्रिल किए जाते हैं, यानी कि बहुत गहराई में होते हैं, वो बोरवेल कुएं बनाए जाते हैं, उसको ड्रिलिंग बोलते हैं, जो चीज़ें बहुत गहराई में होती हैं, विथ स्टील मशीनरी से। और स्टील जो पाइपलाइन है, ट्रांसपोर्ट ऑयल। मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट्स, और जो मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, वो माइन किए जाते हैं स्टील इक्विपमेंट्स के। फार्म मशीन जो हैं मोस्टली स्टील्स के बनते हैं और लार्ज बिल्डिंग्स जो हैं हैव मेड स्टील फ्रेमवर्क्स के बनाए जाते हैं। बिफोर 1800 की अगर हम बात करें, आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री थी वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, 1880 तक हम देखते थे आयरन स्टील इंडस्ट्री वहाँ लोकेट होती थी जहाँ पर मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल, पावर थी, जहाँ पर पावर सप्लाई, बिजली की व्यवस्था थी, बहता हुआ पानी था, आसानी से अवेलेबल होता था। लेटर द आइडियल लोकेशंस जो थी फॉर द इंडस्ट्री के लिए वाज नियर द कोल फील्ड के लिए लोकेट की गई एंड क्लोज टू कैनाल, जो नहरों के नज़दीक थी और रेलवे के नज़दीक थी। बाद में उसके बाद जो आइडियल लोकेशन इंडस्ट्री के लिए देखी गई उस जगहों पर जहाँ पर कोल फील्ड थे और जहाँ पर नहरें थी और जहाँ पर रेलवेज थे। और उसके बाद 1950 आते आते जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया पे लोकेटेड हुई और फ्लैट लैंड एरियाज में और सी पोर्ट में। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम तक स्टील वर्क जो था हैड बिकम वेरी लार्ज, बहुत लार्ज था, और आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। इन इंडिया में अगर हम देखें, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज दिया गया है रॉ मटेरियल का। चीफ लेबर्स देखे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट भी देखा जाता है। रॉ मटेरियल मिलना चाहिए और चीफ लेबर अवेलेबल होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट अवेलेबल होने। ऑल द इम्पोर्टेंट जो स्टील्स हैं प्रोड्यूसिंग सेंटर्स
सच एज भिलाई है, जैसे दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है और राउरकेला है, ये इम्पोर्टेंट प्लेस हैं। बोकारो है, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक में। विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में है, जो सलेम तमिलनाडु में। ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स माने जाते हैं यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज के। इसी तरह से अगर हम जमशेदपुर देखें, जमशेदपुर काफ़ी एक इम्पोर्टेंट भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। जमशेदपुर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट है। यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना हुई एंड इट वॉज प्राइवेटली ओन किया गया था, प्राइवेट व्यक्ति का था ये टिस्को। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव्स, कई सारे कदम उठाए गए एंड सेट अप सेवरल आयरन और स्टील प्लांट स्टैब्लिश किए गए। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1997 में एंड साकची जो कॉन्फ्लुएंस था नदियों का, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के कॉन्फ्लुएंस में साकची में खोला गया था ये झारखंड में। लेटर ऑन साकची वॉज रीनेम एज जमशेदपुर, जो साकची था उसको रीनेम किया गया है जमशेदपुर के रूप में। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंसली सिचुएटेड आयरन, जो जमशेदपुर है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कन्वीनियंसली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर जो है हमारे देश में। इस तरह से हम देखते हैं कई जगहों पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगहों पर हम देखते हैं यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ रनिंग वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, पावर सप्लाई है, लेबर है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक इनपुट के रूप में मानी जाएंगी, और जो प्रोसेसिंग होगा जैसे ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग करना है, यहाँ उसमें डाइंग कर रहे हैं हम, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाता है। और जो तैयार माल है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अगर हम बात करें, वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। तो इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टूड द सम पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर इजिली एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।